Good morning, everyone. Good morning, sir. Beta, good morning. Good morning. So let's begin a new unit number 6, sale by non-owner. जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि कुछ सिचुएशन हैं जिसे लॉ मेकर्स के द्वारा ऑथराइज किया गया है, लीगलाइज किया गया है कि एक नॉन ओनर भी गुड्स सेल कर सकता है। बल्कि इसको ऐसे नहीं देखना कि एक नॉन ओनर सेल कर सकता है, क्योंकि नॉन ओनर तो कभी भी सेल कर सकता है। अगर आपका कोई गुड्स नहीं भी आपने बेच दिया, इसको ऐसे समझना है कि वो कौन से सिचुएशन हैं जो लॉ मेकर्स के द्वारा ऑथराइज किए गए हैं कि इवन सेल बाय द नॉन ओनर ट्रांसफर ए टाइटल टू द ट्रांसफरी। नॉर्मली जो जनरल रूल है वो हम क्या पढ़ते हैं? नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पजेस। एक व्यक्ति वो दे नहीं सकता जो उसके पास नहीं है। यानी कि इफ द सेलर इज नॉट द ओनर, हाउ कैन इट पॉसिबल कि he or she is able to transfer the ownership to other person if you are not the owner? But in certain situation, lawmaker authorizes कि even if the seller is not the owner, but buyer becomes the owner. But buyer becomes the owner. वो कभी भी आपको लॉजिक नहीं लगाना है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगाने। जो केसेस मैंने दे दिए बस वही केसेस ऑथराइज्ड हैं। क्योंकि लॉजिक क्या होता है कि यार आपको बायर के ऊपर एक दया आ जाएगी और क्वेश्चन में मिलेगा कि बायर की कोई गलती नहीं है। सिचुएशन ऐसी होगी कि बायर की गलती नहीं है, तो बायर को ओनर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तब भी नहीं बन पाएगा बायर ओनर, अगर वो केस इन केसेस में शामिल नहीं है। चाहे बायर की गलती थी नहीं थी, गलती अगर होगी यानी कि वो जानबूझकर ऐसी ट्रांजैक्शन के अंदर फॉल करता है कि उसे मालूम है कि सेलर ओनर नहीं है, तो वो बन ही नहीं सकता ओनर। कभी भी नहीं बन सकता। इवन इन केसेस में भी नहीं बन पाएगा, जो मैं एक्सेप्शन बताऊंगा। इज इट क्लियर? इन केसेस में भी वो ओनर नहीं बनेगा इफ बायर इज इन डिफॉल्ट। क्योंकि हमारा संविधान का जो मेन प्रिंसिपल है, अगर कोई व्यक्ति खुद की गलती पर है, इफ यू आर इन डिफॉल्ट, तो आप लोग के प्रोविजन का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन इन केसेस के अलावा जो मैं ऑथराइज करूंगा, जो लॉ मेकर्स ने ऑथराइज करें हैं, चाहे बायर की गलती नहीं भी हो, तब भी बायर तब तक ओनर नहीं बनेगा अगर सेलर ओनर नहीं है। द जनरल रूल इज दैट नो वन कैन गिव व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ पजेस। जनरल रूल क्या है कि कोई भी व्यक्ति वो चीज नहीं दे सकता जो उसके पास खुद नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? इफ द सेलर टाइटल टू द गुड्स इज डिफेक्टिव, the buyer title will also be defective because the buyer acquires its title to the goods from the seller. Here the seller cannot give a better title to the buyer than he himself has. इसका मतलब है कि सेलर बायर को उससे बेटर टाइटल नहीं प्रोवाइड करा पाएगा जो उसके पास खुद नहीं है। यानी कि बायर के पास वही टाइटल जा पाएगा जो सेलर के पास होगा, उससे बेटर कभी भी नहीं जा पाएगा। इसका मतलब अगर सेलर नॉन ओनर है, ओनर नहीं है, तो बायर डज नॉट बिकम द ओनर इन एनी केस। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन। एग्जांपल, एक्स स्टोल ए टीवी एंड डिलीवर्ड इट टू वाई। हमने इंप्लाइड कंडीशन के अंदर भी इस तरह का एग्जांपल देखा था। कंडीशन टू द टाइटल के अंदर कि एक कार चोरी की थी, वो बेच दी गई। So X stole a TV and delivered it to Y, an auctioneer. Y sold the TV to Z at auction
It was held that Z obtained no title to the TV because X had no title to it. Exception to the general rule. तो ये तो हो गया जनरल रूल। आपको सिर्फ और सिर्फ जब भी क्वेश्चन ये राइज होगा कि बायर ओनर बना या नहीं बना, तो आपको ये चीज चेक करनी है कि क्या सेलर ओनर था, और अगर नहीं था तो आपको सीधा साधा आंसर ये लिखना है बिकॉज सेलर वाज नॉट द ओनर, तो बायर डज नॉट बिकम द ओनर बिकॉज एज पर द जनरल रूल नो वन कैन ट्रांसफर व्हाट ही डज नॉट हिमसेल्फ possess. However, this rule has certain exception. Exception number 1, sale by one of the joint owner. ज्वाइंट ओनर क्या होते हैं कि अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है एक से ज्यादा लोगों ने, सभी लोगों ने पैसा लगाया है। एक लैपटॉप है, मेरे पास पैसे नहीं है, 40,000 रुपए का लैपटॉप है और मेरे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है पूरे 40,000। मेरा दोस्त भी लैपटॉप खरीदना चाहता है, कुछ समय उसे जरूरत रहती है, कुछ समय मुझे जरूरत रहती है, तो दोनों ने एक समझदारी दिखलाई कि हम एक ही लैपटॉप ले लेते हैं और जब तुम्हें जरूरत हो तुम परचेस कर लेना इस लैपटॉप को, तुम ले जाना, मुझे जरूरत हो मैं वर्क कर लूंगा। लेकिन देखा जाए कि इस सिचुएशन में पोजेशन एक समय में एक ही के पास रहेगा। मेरे पास पोजेशन में है वो लैपटॉप। नाउ आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू यू। आपको क्या लगेगा ये लैपटॉप मेरा है? लैपटॉप के ऊपर लिखा हुआ थोड़ी रहता है कि आधा लैपटॉप मेरे फ्रेंड का है, आधा लैपटॉप मेरा है। आपको कहां से पता लगेगा? यानी कि आपको इस बात की भनक नहीं है कि मैं पूरा ओनर नहीं हूं, मैं तो आधा ही ओनर हुआ ना। तो अगर मैं उस लैपटॉप को सेल कर रहा हूं तो आधे का तो मैं ओनर हूं, आधे का तो मैं ओनर नहीं हूं। तो नॉन ओनर सेल कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा अगर बायर गुड फेथ में परचेज करता है। गुड फेथ सब जगह रिक्वायर्ड होगा। एक्सेप्शन जितनी भी हैं, एक्सेप्शन किस बात की है? सेलर ओनर नहीं है लेकिन बायर बिकम द ओनर। लेकिन गुड फेथ का मतलब ये होता है कि बायर हैज नो नॉलेज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल ऑफ द सेलर, यानी कि आपको ये मालूम नहीं है कि संजय सर इस लैपटॉप के पूरे ओनर नहीं है। अगर आपको इस बात की भनक थी और आपने तब भी परचेज किया तो आप कहने लोगों से एक्सेप्शन के अंदर ये कंडीशन फॉल करती है, तो क्या आप ओनर बन गए? नहीं बने, क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर ये लिखा हुआ तो है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, लेकिन आपने बाकी कंडीशन कहां पूरी करी? और बाकी कंडीशन हर जगह एक कंडीशन जरूर मिलेगी कि बायर एक्वायर्स द गुड इन गुड फेथ। गुड फेथ रिक्वायर्स कि बायर है नो नॉलेज ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, यानी कि बायर को इस बात की भनक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि सेलर का टाइटल इसके अंदर डिफेक्टिव था। तो सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर के अंदर कंडीशन क्या है? द जॉइंट ओनर मस्ट बी इन सोल पोजेशन ऑफ गुड्स। सोल का मतलब क्या है कि एकमात्र उसके पास पोजेशन में होना चाहिए। तो किसी एक पर्टिकुलर समय जब आप देखेंगे तो मेरे पास पोजेशन में होगा या दूसरे के पास पोजेशन में होगा। दूसरे के पास पोजेशन में होगा तो उस समय वो बेच पाएगा, मेरे पास पोजेशन में है तो मैं बेच पाऊंगा। तो ये तो एक कंडीशन नॉर्मलाइज हो ही गई। द बायर मस्ट हैव बोथ द गुड्स इन गुड फेथ। ये हर जगह ही मिलेगी कि अगर बायर को एक्सेप्शन का फायदा उठाना है, क्योंकि बायर का टाइटल फंसा हुआ है, सेलर का टाइटल नहीं है। बायर का टाइटल गुड हम ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, लॉ मेकर तैयार हैं, लेकिन बायर को गुड फेथ में तो काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, X, Y and Z were the co-owner of some goods. X was in possession of those goods with the consent of Y and Z. X sold those goods to B who bought them in good faith and without notice that X had no authority to sell. In this case, B got a good title to the goods and Y and Z cannot recover the goods from B. क्लियर हो गई बात ये? सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। ये अभी इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आएगी आपको बात, बिकॉज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं ये आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ने के का मौका मिलेगा।
अब क्योंकि आपको ये वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पता ही नहीं होंगे, तो जो भी मैं केस स्टडी बताऊंगा आपको वो थोड़ा सा कम समझ में आएगी। मैं क्लियर तो करूंगा ही करूंगा आपको, लेकिन इस पे स्टार इसलिए मार्क करवा दिया, चाहे आप लिख भी लीजिएगा कि दिस कॉन्सेप्ट इज रेड आफ्टर डिस्कशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आप अपनी भाषा में अपने समझने के लिए कभी आप रिवाइज करना चाहें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो पढ़ा जाना है शुड बी रीड आफ्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जब आप वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लें तो तब आप पढ़िए। अब जिक्र आया है तो मैं आपको बता देता हूं कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वाइडेबल देखिए, एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोले तो जिसमें सारी की सारी एसेंशियल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होनी चाहिए। अब वो एसेंशियल्स क्या होंगी, वो तमाम बातें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा हैं। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक एसेंशियल पूरी ना हो। वैलिड तो तभी बनेगा ना अगर 10 एसेंशियल्स हैं तो 10 की 10 प्रेजेंट होनी चाहिए इन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, क्लियर। लेकिन वाइड कब होगा, अगर कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है। आप सीए फाउंडेशन पास डिक्लेयर हो जाएंगे अगर आप दो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करते हैं, इंडिविजुअली 40% एंड अबव और एग्रीगेट 50% आपके होने चाहिए। लेकिन अगर आपके 50% अबव हैं लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में लुढ़क गए, 40 से कम रह गए, तो क्या आप पास हैं? नहीं है। पास तब हैं जब दोनों सेटिस्फाइड हैं। कोई सी भी एक सेटिस्फाइड नहीं है तो आप क्या हैं? फेल है। तो इसी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब है, जब सारी एसेंशियल सेटिस्फाइड है। अवॉइड कब होगी, जब कोई सी भी एक सेटिस्फाइड ना हो। माना 10 एसेंशियल्स हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, 9 सेटिस्फाइड है, एक सेटिस्फाइड नहीं है, तो भी तो वाइड है, क्लियर। वाइडेबल एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, उसके अंदर एक फ्री कंसेंट वाला कॉन्सेप्ट जन्म लेता है कि इफ देयर इज नो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी बिकॉज ऑफ 5 एलिमेंट हैं, 5 में से वैसे 4 जगह वाइडेबल होता है। 5 एलिमेंट होते हैं फ्री कंसेंट के। पहला कोअर्सन होता है, सर ये कोअर्सन क्या है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पता लगेगा। दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, इसकी भी परिभाषा आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ही पता लगेगी। तीसरा फ्रॉड होता है, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन होता है और 5वां मिस्टेक होता है। 5 चीजें होती हैं, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में उन 5 चीजों में से किसी का भी प्रभाव रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड वाइडेबल। लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इन 5 चीजों में से जो शुरू के 4 एलिमेंट बताए थे मैंने, 4 एलिमेंट कौन से बताए थे? कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक 5 एलिमेंट के अंदर है, लेकिन मिस्टेक की वजह से, मिस्टेक का अगर प्रभाव दिखता है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता है। लेकिन 4 एलिमेंट की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है। देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों पार्टियों के पास अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रयास वो कर सकता है। यानी कि जब भी दो पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं, लीगल बंधन में बंधती हैं, तो दोनों पार्टियों को अपने अपने राइट्स और लायबिलिटीज होती हैं। मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधा, आपका राइट्स है कि मैं अच्छी सर्विसेज दूंगा, नहीं दूंगा तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन लायबिलिटीज भी है कि आपको फीस देनी है, और मेरा राइट क्या है, आपसे फीस लेनी है। लेकिन मेरी लायबिलिटीज क्या है, मुझे आपको बैच कंप्लीट करना है। तो दोनों ही पार्टियों को अपने अपने राइट्स हैं, दोनों ही पार्टियों को अपनी अपनी लायबिलिटीज है। तो वैलिड में क्या होता है कि दोनों के साथ न्याय होगा, अधिकार आपको दिलवाए जाएंगे और लायबिलिटीज आपको भुगतान करनी पड़ेगी। वाइड में क्या होता है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वाइड डिक्लेयर हो जाए तो ना किसी पार्टी का अधिकार ना किसी पार्टी की लायबिलिटीज, यानी कि जो स्थिति कॉन्ट्रैक्ट को करने से पहले थी वही स्थिति क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट को करने के बाद अराइज हो जाएगी। समझ आ रही है बात आपकी? वाइडेबल दोनों का मिडवे है। उसमें क्या होता है कि एक पार्टी के साथ अनुचित होता है, तो जो पार्टी के साथ अन्याय चल रहा है
वो पार्टी कहलाती है एग्रीव्ड। वो पार्टी क्या कहलाती है? एग्रीव्ड, दुखी, पीड़ित। तो उससे पूछा जाएगा बस कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो है वाइडेबल। क्यों है कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल? क्योंकि कोर्सन हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, फ्रॉड हुआ है या मिसअपरेंट। इन चारों में से कोई एक चीज हुई है, तो इसलिए वाइडेबल है। कोर्ट ने मतलब लॉ मेकर्स ने डिसाइड कर रखा है। अब जज साहब ये पूछेंगे कि जो पार्टी पीड़ित है, तुम बताओ, हम दूसरी पार्टी से पूछ ही नहीं रहे। वैलिड में दोनों पार्टियों से बराबर तवज्जो दी जाएगी, वाइड में किसी भी पार्टी को तवज्जो नहीं दी जाएगी, वाइडेबल में एक पार्टी को यानी कि एग्रीड पार्टी को तवज्जो दी जाएगी और वो जो चाहेगी वो होगा। अगर वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, और अगर वो चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो तो वो रद्द होगा। यानी कि अगर टेक्निकल भाषा में बात करूं और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड रहते हैं जब तक कि एग्रीड पार्टी ऑप्शन ना सिलेक्ट करे। वाइडेबल केवल तब तक है जब तक कि वो ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं कर रही है। ऑप्शन दो ही है उसके पास। अब वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, अगर होगा तो इसका मतलब वो वैलिड बन जाएगा फिर, या कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, अगर उसने ये ऑप्शन सिलेक्ट करा तो इसका मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा। यानी कि जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, एक दिन उसे भी वैलिड बनना है या उसे भी वाइड बनना है। केवल तब तक वाइडेबल रहता है जब तक एग्रीड पार्टी अपने उस ऑप्शन को सिलेक्ट ना कर ले। समझ आ रही है बात आपके? वाइडेबल में ऑप्शन ही तो दिया जा रहा है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना है या नहीं होना। क्लियर है? तो सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस चीज की? कि सेल बाय नॉन ओनर की। ऑल्दो सेलर इज नॉट द ओनर बट बायर बिकम्स द ओनर। सिचुएशन क्या है? सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। लैंग्वेज बाद में बात करूंगा, पहले आपके सामने सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं। देखिए प्रोजेक्टर चला नहीं चला। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए ने बी को गुड्स ट्रांसफर किया, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। उस कॉन्ट्रैक्ट में ए हैड टू ट्रांसफर द गुड्स टू बी। ए हैड टू ट्रांसफर द गुड्स टू बी। ए से एरो बी की तरफ जा रहा है, यानी कि गुड्स जो मूव कर रहा है वो किसकी तरफ मूव कर रहा है? बी की तरफ। लेकिन लेटर ऑन इट फाइंड्स कि बी मेक्स ए फ्रॉड विद ए, यानी कि बी ने धोखाधड़ी की थी ए के साथ। बी ने धोखाधड़ी की थी ए के साथ, ये एस्टेब्लिश्ड है। वो धोखाधड़ी क्या है वो केस बता देगा आपको, और जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगी बात। तो मुझे बताइए कि इसमें पीड़ित पक्षकार कौन सा है? पीड़ित पक्षकार कौन है इसमें? ए। एग्रीड पार्टी कौन सा हो गया? ये हो गया। ए को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप बी से कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकते हैं, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। ए को ये अधिकार दिया जाएगा कि ए अगर चाहे तो ही कैन ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट द गुड्स बैक, और अपना गुड्स वापस ले ले। लेकिन अभी ए सोच ही रहा है, अभी उसने ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया। इसी दौरान वाइडेबल तो है, इसी दौरान बी ने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया विद थर्ड पार्टी सी, और सी एक्वायर द गुड्स इन गुड फेथ। गुड फेथ तो जरूरी है ही। गुड फेथ का मतलब यहां पे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सी हैड नो नॉलेज कि दैट बी एक्वायर्ड दैट गुड्स बाय मेकिंग ए फ्रॉड।
यानी कि सी को इस बात की जानकारी कतई नहीं होनी चाहिए कि मैं जिस बी के से गुड्स खरीद रहा हूं, बी ने ये गुड्स फ्रॉड करके ए से प्राप्त किया है। मुझे बताइए कि वेदर बी इज द ओनर। बी ओनर है क्या? बी ओनर नहीं है, क्योंकि ए चाहे तो गुड्स वापस ले सकता है, ए का अधिकार है। लेकिन अगर ए के अधिकार के यूज करने से पहले जिसके पोजेशन में है गुड्स, मेरे एग्जांपल में बी के पोजेशन में है गुड्स, उसने अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में है, इन केस ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ रही बात? जो हेडिंग है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो पर्सन सामान को बेच देता है जिसके पोजेशन में है, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है जो मुझे पढ़ानी है, और पढ़ानी क्या है, मेन ये कंडीशन पढ़ानी है कि जो थर्ड पार्टी है एक्वायर द गुड्स इन गुड फेथ, यानी कि थर्ड पार्टी को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि बी मेक्स ए फ्रॉड विद ए। अगर ये है तो सी एक्वायर्स द गुड टाइटल, ऑल्दो बी इज नॉट द ओनर बट सी बिकम्स द ओनर। क्लियर? तो सेल बाय ए पर्सन, यानी कि मेरे एग्जांपल में बी इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सेल एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिसके पोजेशन में है, जिसके कंट्रोल में गुड्स है, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। द सेलर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19 और 19A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑन ग्राउंड ऑफ कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड। मिस्टेक इसमें नहीं है। The goods must have been sold before contract is cancelled. Rescinded का मतलब होता है cancelled, लिख सकते हो आप। मालूम आपको दोनों ही भाषा रहनी चाहिए। rescinded माना पेपर में ये वर्ड आने लगे और आप क्वेश्चन ही ना समझ पाओ कि इसका मतलब क्या है, तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, आंसर लिखते वक्त अगर आपको और सिंपल भाषा यूज करनी है तो rescinded की जगह क्या लिख सकते हो आप, cancelled, यानी कि गुड्स अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। जो मेरा एग्जाम्पल है, ए ने अपने अधिकार का फायदा नहीं उठाया है, अभी तक वॉइडेबल नहीं किया है। द बायर मस्ट हैव बोट द गुड्स इन गुड फेथ, और बायर ने गुड फेथ में गुड्स प्राप्त किया। गुड फेथ तो हमेशा ही जरूरी है अगर बायर को गुड टाइटल प्राप्त करना है। एग्जाम्पल, एक्स बाय फ्रॉड ऑब्टेन्ड ए पोजेशन ऑफ ए डायमंड रिंग फ्रॉम वाई, जैसे मैंने वहां पे ए और बी लिखा था कि बी बाय फ्रॉड ऑब्टेन द गुड्स फ्रॉम ए। अब क्योंकि एक्स ने धोखाधड़ी करी है, एक्स के पोजेशन में है, मेरे केस में बी के पोजेशन में था, एक्स सोल्ड द रिंग टू बी बिफोर वाई कैंसिल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। बी बोर्ड द रिंग इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ एक्स डिफेक्टिव टाइटल बी गोट ए गुड टाइटल एंड वाई कैन नॉट रिकवर द रिंग फ्रॉम बी। हमने इंप्लाइड कंडीशन के अंदर पढ़ा था, इंप्लाइड कंडीशन एड टू द टाइटल। अब वहां पर जो ट्रू ओनर था वो बायर से गुड्स को रिकवर कर पा रहा था, लेकिन अगर ये सिचुएशन लग गई तो आपको माइंड बड़ा ओपन रखना है। पेपर में गलती क्या हो जाती है कि क्वेश्चन सेम आ रहा है लेकिन आप बायस्ड हैं, आपको उस समय वो इंप्लाइड कंडीशन वाला एग्जांपल याद आ रहा है, तो आपने वहां से आंसर दोगे। ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। आप पेज पलट के देखिएगा कि उस एग्जांपल में क्या डिफरेंस है। वहां पर भी क्या था, एक आदमी ने चोरी की कार बी को बेची आफ्टर सेवरल मंथ ऑफ यूज। उसके ट्रू ओनर को पता लगा कि कार किसके पास है, तो ट्रू ओनर ने वो कार जो है बायर से डिमांड करी, लेकिन बायर क्या कर सकता है, सेलर से अपना प्राइस वापस ले सकता है। यहां पे ट्रू ओनर नहीं ले पा रहा है, बताइए क्यों? वहां ले रहा था, बताइए क्यों? आपने नहीं पूछा, ये मैं बता रहा हूं आपको, पेपर में दिक्कत ना पड़े। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लो पढ़ाना बड़ा आसान है और सबसे मुश्किल भी है। अब देखिए दोनों विरोधाभास में चली गई ना चीजें। अभी 2-4 दिन पहले ही तो हम पढ़ के आए हैं ना वो चीज, तो आपको पूछना चाहिए था,
तभी तो टीचर की नॉलेज का पता लगेगा ना। नहीं तो लो क्या है, इंग्लिश की हिंदी, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे हिंदी में ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। एग्जैक्ट लो की नॉलेज तो तभी पता लगेगी ना कि जब दो चीज विरोधाभास में चली जाए। तो मैं आपको क्या जस्टिफाइड कर पा रहा हूं अपने एग्जाम्पल से कि वो कब लगेगा, ये कब लगेगा। अब मैं बता देता हूं, क्या उसमें वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीजें थी? ए चोरी का सामान बी को सेल कर रहा है, लेकिन ए के पास कैसे आया? क्या इस तरह की सिचुएशन थी? तो इंप्लाइड कंडीशन एड टू द टाइटल में फिर ट्रू ओनर वापस ले सकता है। लेकिन यहां पर पर्टिकुलर सिचुएशन है, अगर ये पर्टिकुलर स्थिति आती है तो उस केस में ट्रू ओनर बायर से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बायर बिकम्स द ओनर। इज इट क्लियर? सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, ये दो एक जैसे ही हैं। सेल बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल, सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मेनी टाइम्स ऐसा नहीं होता क्या कि गुड्स बेचा जा चुका है फ्रॉम सेलर टू बायर, बट स्टिल गुड्स आर इन पोजेशन ऑफ द सेलर बिकॉज बायर ये कह के गया है कि मैं 2 घंटे बाद ले जाऊंगा, 4 घंटे बाद ले जाऊंगा, 5 घंटे बाद ले जाऊंगा। ऐसा होता है नहीं होता है? कॉन्ट्रैक्ट तो सेल हो गया, ये आपको मालूम है कि ओनरशिप ट्रांसफर के जो रूल्स हैं वो इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि प्राइस मिला है नहीं मिला है, पोजेशन ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। कानूनन इस बात पर निर्भर नहीं करते ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के रूल। हां, आप शायद ऐसा सोचते हैं कि पोजेशन तो मैंने उठाया ही नहीं अभी, प्राइस तो मैंने दिया ही नहीं अभी। मतलब हम लोग, आम लोग कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कब मानते हैं? जब पैसा का लेन देन हो जाए, जबकि कानूनन ऐसा नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए कि सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स एक अलग विषय है चर्चा के लिए, और कानूनी लायबिलिटी एक अलग विषय है। मेरे पास एक स्टूडेंट आता है सीए फाउंडेशन करने के लिए या सीए इंटरमीडिएट करने के लिए, सारी बातचीत कर जाता है। तो बातचीत इन परिस्थिति में होती है कि लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा और उसका बीच का हो गया है, कल से वो बैच के अंदर आएगा और उसे लीगलाइज साबित भी किया जा सकता है। अब कल से अगर वो नहीं आ रहा है, वेदर आई संजय जैन कैन डिमांड द फीस फ्रॉम हिम और हर? आपका आंसर आएगा नो, बट माई आंसर इज यस। क्योंकि लोग कहता है एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी लायबिलिटीज से बंधी हुई हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, चाहे फीस आई है नहीं आई है, चाहे वो बच्चा आया है या नहीं आया है। वो एक अलग बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह के केस करते हुए आपने किसी इंस्टीट्यूट को नहीं देखा होगा, लेकिन कानून तो कहता है कि अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, समझ आ रही बात? तो कॉन्ट्रैक्ट होना अलग चीज है, गुड्स का पोजेशन में होना, प्राइस देना अलग चीज है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जिससे आपके मन के अंदर के जो लॉजिक है, जब मैं पढ़ाऊं इसे वो बीच में ना आए। यहां पर क्या है कि सेलर ने गुड्स सोल्ड कर दिया, लेकिन अभी भी किसके पास है गुड्स? सेलर के पास है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है, सोच के बताइएगा, अभी हम 2 क्लास पहले ही ओनरशिप ट्रांसफर करने के रूल पढ़ के आए हैं, तो ओनरशिप किसके पास होगी? अगर गुड्स स्पेसिफाइड है, डिलीवरेबल स्टेट में है, तो गुड्स की ओनरशिप किसके पास होगी? बायर के पास, चाहे पोजेशन सेलर के पास ही है, ठीक है ना। वो बायर के पास अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं पे भी है, तो भी जब डिलीवरेबल स्टेट में हो जाएगा तो बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वो फ्यूचर गुड्स है या अनसर्टेन गुड्स है, तो जब वो असर्टेन और एप्रोप्रिएट हो जाएगा तो हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि ओनरशिप ट्रांसफर इस बात पर तो निर्भर नहीं करती कि गुड्स पोजेशन में सेलर के पास है या नहीं है।
स्टिल सेलर के पास पोजीशन में, तो भी ओनरशिप तो किसकी हो गई? बायर की हो गई। हम तभी ये पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हिडन कॉन्सेप्ट है कि हम ये जो पढ़ रहे हैं, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर द सेल, हम कब पढ़ रहे हैं? उस स्थिति में पढ़ रहे हैं व्हेन ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द बायर। क्योंकि यहां पर कौन बेचेगा गुड्स अब फर्दर? सेल बाय सेलर, तो सेलर ओनर नहीं है। इमेजिन कीजिए एक घटनाक्रम को, एक सेलर ने एक फर्नीचर सेल किया हुआ है। फर्नीचर की दुकान पर कभी ना कभी आप गए होंगे। ऐसा बहुत कम होता है कि सेम आइटम कि उसमें कई सारे पीस बना रखे हो, क्योंकि फर्नीचर को हैंडल करने में जगह भी बहुत चाहिए होती है और डिजाइन बहुत सारे रखने पड़ते हैं उन्हें। अब एक ही डिजाइन के 100 पीस बना रखे हैं तो ग्राहक तो आएगा, पसंद ना करके जाएगा वो, उसे तो अलग अलग डिजाइन चाहिए, वैरायटी चाहिए। नॉर्मल दुकान पे जाते हैं, आप कोई आर्टिकल मांगते हैं, आप 10 पीस ले लीजिए, 20 पीस ले लीजिए। एक फर्नीचर की दुकान पे ऐसा आराम से संभव नहीं है। अगर आपको ज्यादा पीस चाहिए तो फिर वो ऑर्डर पे बनते हैं, वो तो डिस्प्ले में लगा हुआ होता है बस। आपको कोई फर्नीचर पसंद आया, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया और ये कहा सेलर से कि आप उसकी डिलीवरी 2 दिन बाद ले जाएंगे। इस परिस्थिति में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया है, प्राइस चाहे बायर का आया है या नहीं आया, और हो सकता आ भी गया हो, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि कभी आप पेपर में इस बात से भ्रमित हो या प्राइस तो भी आया नहीं, उससे मतलब नहीं है ना ओनरशिप का। ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है बायर को। वो फर्नीचर जो सेलर के पास ही है अभी भी, वो ओनर कौन है? उसका बायर है। अब एक नया बायर जाता है, घटनाक्रम बदलता है, सीन बदलता है, एक नया बायर जाता है सेलर के पास, उसे वही फर्नीचर पसंद आता है। कोशिश करेगा सेलर उसमें कमी निकालने की, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास यही पीस है, ये तो बिक चुका है। अरे साहब दूसरा फर्नीचर देखिए ना, इसमें तो ये कमी है, वो कमी है, मैंने एक से एक और बनाए हुए, मैं आपको दिखलाता हूं, देखिए माल तो मेरे ही, मुझे तो बेच नहीं है, आप ये भी ले जाएंगे। तो वो थोड़ा सा माइंड को चेंज करने की कोशिश करेगा बायर को, लेकिन बायर को पता नहीं क्या उस फर्नीचर में दिख रहा है, जी मुझे तो यही चीज चाहिए, आप प्राइस बताइए। नॉर्मली सेलर ये नहीं कहता ये बिक चुका है। अब सेलर क्या करेगा कि सपोज कीजिए वो चीज 10,000 में बेच रखी है, तो वो कोशिश तो ये करेगा बायर को वो पसंद ही ना आए, फिर प्राइस बढ़ा के बोलेगा 15,000 रुपए, और बायर 15,000 रुपए में भी देने को तैयार है। तो क्या सेलर ओनर है? लेकिन मुझे बताइए कि जो नया बायर है उसकी भी क्या गलती है? उसकी भी क्या गलती है? तो अगर वो सेलर ओनर नहीं है लेकिन बायर खरीद लेता है, गुड फेथ, गुड फेथ बहुत जरूरी है। मेनी टाइम्स आप घटनाक्रम सीन है, ऐसा भी हो सकता है कि जो फर्नीचर बेचा जा चुका है, सेलर उसके ऊपर सोल्ड आउट की पर्ची लगा देता है, वहां से हटाता तो नहीं है क्योंकि जगह ज्यादा होती नहीं है, सोल्ड आउट की पर्ची लगा देता है और आपको वही फर्नीचर पसंद आता है। सेलर कहता है साहब ये तो बिक चुका है, देखिए लगा हुआ है ना, आप कुछ और पसंद है, लेकिन आप तो सहनसा दिमाग चढ़े हुए हैं कि जी कीमत बोलो, दुगनी तिगनी चौगनी कीमत बोलो, मुझे जो चीज पसंद आ जाती है मैं उसे हासिल करके रहता हूं। अगर आप वो वाले बायर हो तो गुड फेथ में काम नहीं कर रहे हो। तो अगर सेलर बेच भी देता है लेकिन जो पुराना बायर है वो आपसे चाहे तो फर्नीचर को वापस ले सकता है, क्योंकि ओनर वो ही है। गुड फेथ का मतलब ये होता है कि जो न्यू बायर को हम संरक्षण दे रहे हैं, नए बायर को हम संरक्षण ही तो दे रहे हैं कि ऑल्दो सेलर ओनर नहीं है फिर भी तुम्हें ओनर मान लिया जाएगा, बशर्ते कि आप गलती ना करें। द सेलर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स और ए डॉक्यूमेंट और टाइटल टू द गुड्स। ये डॉक्यूमेंट और टाइटल क्या है ये मैं अनपेड सेलर जब मैं कराऊंगा टॉपिक तो उस समय बता दूंगा। द बायर मस्ट हैव बोर्ड द गुड्स इन गुड फेथ।
इससे बिल्कुल मिलता जुलता और अपोजिट केस क्या है, सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अभी हम पिछले अध्याय में पढ़ के आए हैं ओनरशिप ट्रांसफर करने में सेल और रिटर्न बेसिस पर, सेल ऑन अप्रूवल, ये उस तरह का कॉन्सेप्ट है। एज ए बायर मैं एक सेलर से गुड्स परचेज करके लाता हूं और मैंने कहा कि मैं इसे वापस भी कर सकता हूं और रख भी सकता हूं, 7 दिन का मुझे समय चाहिए, तो क्या मैं ओनर बन गया एज ए बायर? ओनरशिप तो ट्रांसफर तब होती है ना जब वो स्थितियां पैदा होती हैं, या तो 7 दिन गुजर जाएं या मैं अपनी कंसेंट दे दूं। ध्यान आ रहा है ना, पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं। तो मैं ओनर तो नहीं बना, लेकिन क्योंकि गुड्स मेरे पास है और मैं आपको बेचना चाह रहा हूं, तो आपको कैसे ना यकीन हो कि गुड्स मेरा नहीं है? आपको भी यकीन हो जाएगा, तो आप ओनर बन जाएंगे चाहे मैं ओनर हूं या नहीं हूं। तो सेल बाय बायर इन पोजेशन बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सिचुएशन देखिए, सेल बाय द बायर, कौन सा बायर? जिसके पास गुड्स है, लेकिन गुड्स किस स्थिति में? बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अगर मैं ऐसा बायर हूं कि जिसकी ओनरशिप है, तो फिर तो एक्सेप्शन की जरूरत ही नहीं है ना। समझ में आ रही बात आपके? द बायर मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और ए डॉक्यूमेंट और टाइटल टू द गुड्स with the consent of the original seller and must have bought or agreed to buy the goods. The new buyer must have bought the goods in good faith. Sale by unpaid seller अगले चैप्टर में, जो लास्ट चैप्टर होगा वहां पढ़ेंगे, तो फिलहाल मैं इसे स्किप कर रहा हूं, सेल बाय अनपेड सेलर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे जरूर। आई थिंक क्योंकि आज थोड़ा सा क्लास भी लेट शुरू हुई थी और आपका टाइम हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं, तो इस टॉपिक को मैं यहीं तक रखता हूं, क्योंकि मैं वो चाहता नहीं हूं कि ये 4 पॉइंट स्पीडली मैं खत्म कराऊं। वो फिर अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पर नहीं रह पाती है कि अगर मैं केवल रीडिंग लगवाऊंगा। वो स्थितियां भी, वो एग्जाम्पल भी क्रिएट करने पड़ेंगे जिनमें ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होंगे। तो आज की क्लास को हम, ऑल्दो कम टाइम की हुई है, तो यहीं पर वाइंडिंग अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।